नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। जब अंतर विरोध इतने बढ़ जाएं कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प हो, तब बुद्ध याद आते हैं। संसार में सख्त संतुलन ऐसा हो कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हो, तब बुद्ध याद आते हैं। भगवान बुद्ध के सिद्धांत की रणनीति के युद्ध की रणनीति के सभी सिद्धांतों पर भारी है, क्योंकि युद्ध विनाश है तो बुद्ध की मानवतावादी सोच है। आज की बुद्ध पूर्णिमा विशेष है। आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी से उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर तक की यात्रा कर रहे हैं। लुम्बिनी से प्रधानमंत्री न केवल भारत नेपाल की स्वाभाविक मैत्री संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि बुद्धत्व के दर्शन में ज्ञान, जीवन और निर्वाण के संदेशों को दुनिया में पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा पर बारूद के ढेर पर खड़ी दुनिया को इसकी जरूरत भी है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ स्तंभकार रहीश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस और विजय उपाध्याय जी। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रहीश जी, एक जो आज का पर्व है बुद्ध पूर्णिमा का, कहीं न कहीं ये विशेष पर्व होता है, और यह विशेष तब और हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है बुद्ध पूर्णिमा को अपने न केवल नज़दीकी सबसे पड़ोसी मित्र देश के यात्रा पर होते हैं, बल्कि बुद्धत्व के उस संदेश को पूरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं, जो दुनिया कहीं न कहीं आपस में अंतर्विरोधों के चलते मानवतावादी सोच से अलग हटकर एक दूसरे को समाप्त करने पर लगी हुई है। रहीश जी। आशुतोष जी, अगर बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का सांस्कृतिक एक क्रांति, सामाजिक क्रांति जो हुई थी भारत की भूमि पर, क्योंकि उस समय ये पूरा का पूरा यानी लुम्बिनी से लेकर के और कुशीनगर का जो है पार्ट, ये ऐतिहासिक भारत का ही एक हिस्सा था। तो बुद्ध का जो संदेश था पूरी दुनिया को, वो युद्ध के विरुद्ध शांति का था, वो मानवता के नवनिर्माण का था, वो सांस्कृतिक संदेशों का था, वो मूल्यों का था, मानवीय मूल्यों का था। और आप अगर 2014 से अब तक के प्रधानमंत्री जी के जो वैदेशिक नीति है उसके कार्यक्रमों में देखें तो आपको सांस्कृतिक विदेश नीति का जो है एक बड़ा भारी सेगमेंट आपको दिखेगा, क्योंकि लगातार इंडिया इस पे चल रहा है कि हम अपना जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक आधार है उसको लेते हुए मानवीय मूल्यों के साथ शांति का संदेश देते हुए सह अस्तित्व के आधार पर अपनी विदेश नीति को आगे ले जाएं। और उसी का एक पहला जो चरण था वो नेबरहुड फर्स्ट का था। जी बिल्कुल। लुम्बिनी और कुशीनगर का कनेक्ट बहुत मायने रखता है, और जितना लुम्बिनी और कुशीनगर का कनेक्ट मायने रखता है उतना ही काठमांडू नई दिल्ली का कनेक्ट भी मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में यह संदेश छुपा हुआ है बिल्कुल कि अगर दुनिया काठमांडू और नई दिल्ली के कनेक्ट के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और एथनिक संबंधों को, क्योंकि हमारे उनके बीच में निर्जातीय संबंध भी हैं, मानवता के संबंध भी हैं, इनको अगर पहचान लेती है तो खास करके जो थोड़े दिन पहले तक आप देखते थे जो पुरानी सरकारें थी जिसमें ओली के नेतृत्व वाली सरकार, तो जो मंडारिन वाद चल रहा था वो आज आप देखिएगा कि भारत और बुद्धवाद में बदलता हुआ दिख रहा है। भारत और नेपाल फिर से नजदीक आ रहे हैं, बहुत तेजी से नजदीक आ रहे हैं, और एक आधारभूत ऐसी रचना विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं जिसको दुनिया देखेगी, इन संबंधों को देखेगी। बिल्कुल। विजय जी, आमतौर पर जब प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर होते हैं तो जब उल्लेख किया जाता है तो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों की बात होती है, आयात निर्यात की बात होती है, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की बात होती है। लेकिन आज इस अवसर पर जब प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा पर जाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को जाते हैं, तो ये कितना बड़ा संदेश इस दुनिया के लिए होता है, जबकि कहीं न कहीं पूरी दुनिया इस शांति की खोज में है कि किस तरह से बारूद के ढेर को खत्म करके भस्म होने से बचा जा सके। देखिए, प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा, जैसा रहीश जी ने कहा, वो सारे इंग्रेडिएंट जो हैं सांस्कृतिक विदेश नीति को आधार बनाकर और डेवलपमेंट ओरिएंटेड रिलेशन को स्थापित करने के लिए है। दोनों नेपाल और भारत के जो संबंध हैं, पोरस बॉर्डर हमारा भूटान और नेपाल के साथ ही है, बाकी और किसी के साथ नहीं है। तो ये हमारी उनकी आत्मीयता और ऐतिहासिक आत्मीयता, सांस्कृतिक एकता सबको दर्शाता है। लुम्बिनी से पहले जनकपुर भी एक बार प्रधानमंत्री गए थे, पशुपतिनाथ भी गए थे। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो एक विकास क्रम दिखता है। नेपाल में एक तरीके की जो वैचारिक क्रांति करने की कोशिश की गई, जिसमें वामपंथ बहुत ज़्यादा था और जिसका झुकाव चीन की तरफ था, वो एक भटकाव था जो सतत धारा संस्कृति की भारत और उस नेपाल के बीच में है, जो रिश्तों की है, उससे वो डेविएट करता था। वो वापस फिर से सेटल होकर अपनी मुख्य धारा पे आता हुआ नजर आ रहा है। ये यात्रा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा पैकेज
पहली बार नेपाल को अमेरिका के द्वारा भी मिल रहा है। करीब करीब वो मुझे लगता है कि मंजूरी मिल गई है अमेरिका से 65,000 करोड़ डॉलर का, जो नेपाल के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च होगा। एक ऐसे दौर में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कह दूं, शायद आपकी डिबेट को आगे बढ़ाए, कि इस एक ऐसे दौर में जब चीन के कर्ज के जाल में हमारे दक्षिण एशिया के देश फंस रहे हैं और वहां जन विद्रोह की स्थिति हो रही है, और नेपाल को स्टेबल बनाए रखना, ये बहुत बड़ा एक कदम है जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका है। और लुम्बिनी के साथ जो बुद्ध के शांति के संदेश हैं, जो हम हमेशा चाहते हैं पूरी दुनिया उसी को लेके आगे बढ़े, वो जो पंचशील के सिद्धांत हैं, जो उनके अहिंसा का सिद्धांत है, और बिना किसी चमत्कार दिखाए, दुनिया के अकेले ऐसे भगवान हैं सनातन धर्म में और भी हैं, जो बिना कोई चमत्कार दिखाए लोक कल्याण करते हैं, जनता को एक नया रास्ता, क्रांतिकारी रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी हैं। सिद्धार्थ जी, अगर हम कहें तो पीछे के दौर जैसा थोड़ा सा चर्चा रईस जी ने किया था कि इनके पहले देवबा के पहले ओली थे, उस वक्त जो है चाइना वहाँ पर एक सॉफ्ट बुद्धिज्म को लेकर के आगे आया था, और कहीं ना कहीं जिस तरह से विजय जी ने कहा कि जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं किस तरह से कर्ज के जाल में चीन के फंसे, कहीं न कहीं व्यतीत है, और ये दूरदर्शी देश होंगे जो उसके जाल में नहीं फंसना चाहेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री की वहाँ यात्रा होती है, 6 बिंदुओं पर जाकर के समझौता होता है, एक MOU साइन होता है, ऐसे में अब आप रिश्तों की जो थोड़ी सी दुराव आ गया था, उसको अब आगे आने वाले दिनों में किस रूप में देखते हैं? आशुतोष जी, चूँकि रईस जी की विशेषता विदेश नीति रही है जी, तो उन्होंने उसे मंडारिनवाद की चाशनी में बताया। बिल्कुल। सीधी सी बात यह है कि जो चाइनीज एग्रेशन है, जो चाइना का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, और विजय जी ने बहुत खुले शब्दों में कह दिया जी, ये एक संकट का कारण पड़ोस में श्रीलंका में बना, और नेपाल में आहट शुरू हो गई है। और अगर आप देखें कि भारत का जो प्रोएक्टिव अप्रोच है नेपाल को लेकर इधर हाल के कुछ दिनों में जो शुरू हुआ है जी, वो इस स्थिति जो श्रीलंका की हुई है उसकी अंशमात्र भी नेपाल में उसका वो न दिखाई देने लगे, असर न दिखने लगे जी, इसको रोकने की है जी। और चूँकि आज एक मौका था, एक सांकेतिक इसका महत्व था, इसलिए प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की या भारत की पूरे जो हमारी नीति है, भारत की जो सदिच्छा है कि नेपाल में किसी तरह का संकट न पैदा हो, और नेपाल में चीनी हस्तक्षेप के चलते वह परिस्थितियां ना आ जाएं जो कभी श्रीलंका में आई थी। जी, बिल्कुल। अमेरिका के पैकेज की बात की, भारत के लगातार हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देखें जो व्यापारिक समझौते हुए हैं और भारत का जो रवैया रहा है वो नेपाल को किसी भी तरह के संकट में आने से निकालने का रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री की यात्रा न केवल नेपाल भारत के संबंधों को सुदृढ़ करेगी बल्कि एक भावनात्मक मजबूती भी देती है कि नेपाल जिसके साथ भारत सदियों से हर मौके पर खड़ा रहा है और एक बड़े भाई की भूमिका में रहा है, वो अभी भी बड़े भाई की भूमिका पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार है और निभा रहा है। और नेपाल भारत के संबंधों में तो मजबूती आएगी ही, आर्थिक किसी भी तरह का संकट नहीं आने देगा और वो उनको पूरी तरीके से मदद करेगा। तो ये एक तरीके का एक संकेत था कि आने वाले दिनों में अच्छे रिश्ते दोनों देशों के रहेंगे और हम समझते हैं कि एक मजबूत और सुव्यवस्थित पड़ोसी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हितकारी होता है। रईस जी, सिद्धार्थ जी की जो टिप्पणी है और आपका जो संकेत है मंडारिन, वहीं से हम निकल करके एक सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि जिस तरह से 2015 में जो थोड़ी सी दुराव आया नेपाल और भारत के संबंधों में, उसकी थोड़ी सी व्याख्या भी हम चाहते हैं, क्योंकि जब हम अपना अतीत देखेंगे तो वर्तमान को जो है गठित करने में ज़्यादा बेहतरी रहेगी। 2015 में नेपाल की संविधान मसौदा में कथित रूप से भारत के हस्तक्षेप को एक मुद्दा वहाँ पर बनाया गया। 2020 में नेपाल के नक्शे में जो है भारतीय क्षेत्रों को भी जो है दर्शाया गया, जिसको लेकर के भी विवाद हुआ। अब इन विवादों का कारण क्या था और उसके पीछे कौन था, और आज जब हम फिर एक पटरी पर लौट करके आए हैं तो जरा दोनों की हमें एक संक्षिप्त समीक्षा जरूर आपसे चाहेंगे। आशुतोष जी, अगर नेपाल की हिस्ट्री में जाएं जी तो पृथ्वी नारायण शाह के समय जो नेपाल निर्मित हुआ, जो आज नेपाल है जी, तो उसमें आप देखें कि 3 स्टेट मिलकर के बने थे, मिथिला, मकवानपुर और काठमांडू। जी।
हुआ क्या कि जब ये तीनों स्टेट, चूंकि उनको दहेज में मिल गए थे 2 स्टेट, मिथिला और मकवानपुर, तो ये जो मधेसी हैं, जिनको आप मधेसी कहते हैं, तो आप बहुत सारे लोग जिनको एक जमीनी समझ नहीं है, वो लेखन कार्य में उन्हें विदेशी के तौर पर नेपाल में या भारतीय मूल के तौर पर पेश कर देता है। उनका कहना है कि हम मूल मिथिला और मकवानपुर के निवासी हैं, जब ये नेपाल का हिस्सा हो गया तो मैं नेपाल का हिस्सा हो गया, अगर मुझे आप भारतीय मूल के कहते हो तो मुझे इंडिपेंडेंट कर दो। दूसरी चीज, जो हमारी भाषा है, उनकी भाषा हिंदी, आप अगर संविधान का निर्माण कर रहे हो और इस पूरे तराई क्षेत्र जो मधेश क्षेत्र है उसको अगर आप उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हो तो ये उनके अस्तित्व का संकट है। तो ऐसी स्थिति में ये टकराव नेपाल के पहाड़ के निवासी और जो तराई के निवासी, इनके बीच था। इसमें भारत का कोई ऐसा रोल नहीं था जिस प्रकार से बहुत सारे जो विदेशी मीडियाकर्स हैं उन्होंने पेश किया। हाँ, भारत ये जरूर चाहता था कि इन मधेशियों को या तराई क्षेत्र के निवासियों को उचित स्थान मिले, उनका हक मिले। तीसरी चीज आप देखिए कि ये वो क्षेत्र है, इसको अलग करने की कॉन्स्पिरेसी क्यों चाइना ने की या अन्य देशों ने, क्योंकि भारत का इन क्षेत्रों से रोटी और बेटी का भी संबंध है। बिल्कुल। तो इनके जरिए भारत का नेपाल की पॉलिटिकल सिस्टम पर एक बड़ी मजबूत पकड़ रहती है। उनको ये मालूम था कि अगर तराई क्षेत्र जो है प्रभावी रहेगा तो भारत नेपाल पर प्रभावी रहेगा। इसको अगर काट करके अलग कर दिया जाए तो पहाड़ी क्षेत्र के साथ मंडारिनवाद तो था ही था, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मंगोलाइड फॉर्म को लेकर भी उनके साथ अपना निभा रहे थे कि हम मंगोलाइड रेस के हैं, वो भारत से अलग कनेक्ट करने की। ये इन सब खेल के पीछे वहां की कम्युनिस्ट सरकारें थी। आप देखिए कि शेर बहादुर देवबा के आने के बाद से चीजें फिर क्यों पटरी पर आई, क्यों तेजी से वे बदलाव हो रहे हैं। और अभी तो आप देखिएगा लुम्बिनी और कुशीनगर कनेक्ट ही नहीं, जो जनकपुर कनेक्ट है, अयोध्या जनकपुर कनेक्ट, जो रामायण परिपथ बन रहा है, हमारे कल्चरल बॉन्डिंग, हमारी सब स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जो है वो नेपाल के साथ इतनी मजबूत है, हमारी ऐतिहासिक बॉन्डिंग नेपाल के साथ इतनी मजबूत है कि जनमानस में, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते केवल राजनीतिक नहीं है, केवल भौगोलिक नहीं है, वो जनमानस के रिश्ते हैं, वो पीपल टू पीपल है, वो कल्चर टू कल्चर है, वो स्पिरिचुअल टू स्पिरिचुअल है। इनको तोड़ने की जितनी कोशिशें बाहर के द्वारा की जाएंगी वो नाकाम होंगी। और भारत का ये दायित्व है एक बिग ब्रदर होने के नाते, और भारत शुरू से उनके हर मामले में, चाहे आर्थिक मामला हो, सांस्कृतिक हो, रक्षा का हो, भारत एक जवाबदेह और जिम्मेदार पूर्ण दायित्व का निर्वहन करता रहा है। तो ये भारत के हिस्से में आता है कि वो बिग ब्रदर के तौर पर एक हार्टली उसको टच दे करके आगे बढ़ाए, और वो बढ़ाने में भारत कामयाब। बिल्कुल विजय जी, रईस जी ने एक बड़ा सही बात कही कि रोटी और बेटी का नेपाल के साथ भारत का रिश्ता रहा है। और हम कमोबेश से जानते हैं कि नेपाल के किसी व्यक्ति के लिए न किसी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो काम करने वाले लोग यहाँ आकर के खुली स्वतंत्रता के साथ काम करने, लेकिन जब बीच में, जिसका रईस जी ने जिक्र किया, जो दुर्भावना बीच में पनप रही थी, अब जबकि रिश्ते इतने प्रगाढ़ हों उसमें हम समझते हैं कि दुर्भावना बची नहीं रह जाएगी। नहीं, बिल्कुल दुर्भावना नहीं बची रह जाएगी। दरअसल वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो उनकी जो विचारधारा की जो समस्या है, जो उनको एजुकेट करके और जो जिस तरह से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के साथ उसको उस पर असर डालने की कोशिश की गई, सारी बातें वहीं से उठी। और वो जब सेटल हुई, जब जनता को लगा कि ये गलत है, तो चीज़ें अपने आप फिर वापस उसी यथास्थिति में आ गई। क्योंकि ये 1-2 दिन के रिश्ते नहीं हैं, आप 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल के रिश्ते में इसको आप व्याख्या करेंगे तो आपको मिलेगा। नेपाल का जो शाही घराना है, कश्मीर की रियासत से उनकी बेटी करण सिंह से बेटी ब्याही, करण सिंह की बेटी ज्योतिरादित्य सिंधिया से ब्याही है, तो एक रिश्ते का पूरा डोर है। और आप कोई भी नेपाल का नागरिक भारत में कहीं भी आके काम कर सकता है, अपनी इनकम को नेपाल ले जा सकता है। तो ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, और दक्षिण एशिया में भावनात्मक भी है। और दक्षिण एशिया में देखिए, भावनात्मक की बात करेंगे तो हमें गोरखनाथ मठ का जिक्र करना पड़ेगा, जो नेपाल में उतना ही पूज्य है जितना हमारे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में। बिल्कुल विजय जी, थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे पास समय कम है। एक सवाल जरूर हम सिद्धार्थ जी से ले